नमस्कार, टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आपका स्वागत है। आज से हम टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके की 100 प्रश्नों वाली नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वैसे ये सीरीज मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन इसमें जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है उनकी प्रकृति एमपीपीएससी के हिसाब से रखी गई है। साथ ही इन प्रश्नों को रखते समय एमपीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके नए सिलेबस की उन सभी यूनिट्स का विशेष ध्यान रखा गया है जिनमें मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक रखे गए हैं। यह प्रश्न आगे आने वाली एमपीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ में ही आज की इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उच्च रखा गया है, बाकी के कुछ प्रश्नों का स्तर मध्यम और सामान्य है। तो आप इसे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ में ही अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसकी मैं लिंक इसके नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला जो प्रश्न है वह है, हूणों को हराने वाला मालवा का शासक कौन था। हूणों को हराने वाला मालवा का शासक पूछा है। आप सभी जानते हैं कि मालवा के उत्तरी भाग में यानी कि मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र में एक वंश शासन करता था जिसका नाम था औलिकर वंश, और उसी का एक राजा था यशोधर्मन। ठीक है, उसका एक राजा था यशोधर्मन जो हूणों को हराने वाला शासक बना था। इसकी बात करें यशोधर्मन की तो इसने नराधिपति, परमेश्वर, राजाधिराज, जनेन्द्र इत्यादि की उपाधियां धारण की। तो इसने एक हूण शासक था मिहिरकुल जिसको हराया था, तो आप इतना याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल हैं जिनके बारे में बार बार प्रश्न बनते रहे हैं। अगर हम बात करें डांगवाला की तो ये उज्जैन में मिला है, ये बिल्कुल सही है। आबरा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति मंदसौर में है, ये भी बिल्कुल सही है। कसरावद या कसरावाद ये खरगोन का स्थल था या खरगोन में स्थित स्थल था, ये भी सही है। इंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो ये सतना में स्थित नहीं था, ये कहाँ पर स्थित था, ये था मंदसौर में। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इंद्रगढ़ जो है ये मंदसौर में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? मंदसौर में स्थित था। और यहाँ से जो देवी देवता थे हमारे, जैसे बरामेर हैं, लक्ष्मी इत्यादि की मूर्तियाँ मिली हैं, तो आप इतना याद रखेंगे। और इसकी जो खोज की बात करते हैं तो कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा की गई थी इंद्रगढ़ की खोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुप्त सम्राटों की वंशावली की जानकारी देता है। देखिए, आपने ये अभिलेख जरूर पढ़े होंगे। इनमें से ही आपको याद रखना है कि जो गुप्त सम्राट था स्कंदगुप्त, उसके शासन और आगे जो सम्राट थे गुप्तों के, उनकी वंशावली की जानकारी देने वाला अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है सूपिया अभिलेख। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। अगर हम बात करें परमार वंश के शासकों की तो आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र उसका शासक था, राजा मुंज भी थे। कीर्त सिंह की बात करें तो ये नहीं थे। उदयादित्य ये भी परमार वंश के शासक थे। अगर हम बात करें कीरत सिंह की तो कीरत सिंह चंदेल वंश के अंतिम शासक थे, और इन्हीं की एक बिटिया थी यानी कि पुत्री थी जिसका नाम था दुर्गावती, जो आप सभी जानते हैं कि गोंडवाना में शासन किया और दलपत साहब जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, नरई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रानी दुर्गावती जो काफ़ी फेमस रही हैं और बहुत शक्तिशाली शासिका रही हैं, उनके बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। उन्हीं के बीच में ये एक युद्ध होता है। अकबर जो है उनके समकालीन था यानी कि मुगल सम्राट अकबर, तो उसकी तरफ से जो है आसफ खां सेनापति रहता है, वो कड़ा मानिकपुर पे शासन करता है। तो वह रानी के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण के करने के पश्चात जो नरई है, नरई कहाँ पर है, ये बरेला, आपने सभी ने सुना होगा कि दुर्गावती की समाधि है बरेला में, बरेला जबलपुर में है, तो वहीं एक नरई नाला है, वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है। पहले रानी काफ़ी संघर्ष करती है और कड़ी टक्कर देती है। अंत में रानी खुद ही जो है अपने आप को घिरे हुए देखती है तो आत्महत्या कर लेती है। तो रानी की जो वीरता है उसी के लिए ये युद्ध जाना जाता है। और ये युद्ध अब आप समझ गए होंगे कि रानी दुर्गावती जो गोंडवाना शासक रही हैं और मुगल सैनिकों के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना की तरफ से आसफ खां ने युद्ध का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ए है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सतखंडा महल की बात करें तो ये शिवपुरी में स्थित है, बिल्कुल गलत है। जहांगीर महल की बात करें ओरछा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। असरपी महल मांडू में है। रानी महल ये मंडला में है, तो ये भी सही है। अगर हम बात करें सतखंडा महल की तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका निर्माण दतिया में किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको इतिहास के कई महत्वपूर्ण फैक्टों को भी देगा। तो देखिए, जो ये होलकर वंश के शासक थे, आप सभी याद रखेंगे कि इनका जो पहला शासक था होलकर वंश का, उनका नाम था मल्हार राव होलकर। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और साथ में ही आपको याद रखना है कि इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम था यशवंत राव होलकर। देखिए, यहाँ पर जो है 3 नंबर पर दिया गया है आपको मल्हार राव होलकर। इनके शासन के समय की बात की जाए तो 1732 से 1766 तक इन्होंने शासन किया था। उनके बाद में अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। हालांकि मल्हार राव होलकर के जो पुत्र थे उन्होंने भी थोड़े समय के लिए शासन किया, लेकिन ये इनकी पुत्र की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने जो है शासन की बागडोर 1767 से, देखिए 1767 से 1795 तक संभाली और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध शासिका थी। मल्हार राव होलकर के बाद में मालेराव कुछ समय के लिए बनते हैं। ये जो समय दिखाई दे रहा है 1766 से 67 के बीच में यहीं शासन कर लेते हैं और उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर इसका जो है शासन संभालती हैं। उनके बाद में तुकोजी राव प्रथम जो है ये बनते हैं और तुकोजी राव प्रथम जो है ये तीसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि इन्होंने 1795 से 1797 तक 2 साल तक शासन किया था। इसके बाद में एक और आते हैं काशीराव होलकर और उनके बाद यशवंत राव प्रथम ये शासन करते हैं। तो 1799 से इन्होंने 1811 तक शासन किया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है सबसे पहले शासन करने वाले या जो शासक थे उनका नाम मल्हार राव होलकर था। और मल्हार राव होलकर की बात करें तो आपको 3 नंबर जो है सबसे पहले दिखाई देगा और 3 नंबर 2 स्थानों पर है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ कौन आते हैं, अहिल्याबाई होलकर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अहिल्याबाई होलकर हैं, तो ये दोनों ही स्थान पर हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जो शासन करने वाला था 95 से ये 95-97 के बीच में तुकोजी राव होलकर प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये चौथे जो हैं ये यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहले मल्हार राव होलकर, मालेराव होलकर, उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर और उसके बाद में तुकोजी राव प्रथम, काशीराव के बाद में यशवंत राव प्रथम। ये इतने शासक आपको याद रखना है। पहले मल्हार राव होलकर हैं और अंतिम यशवंत राव होलकर द्वितीय शासक रहे हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है मैंने कुछ बनाए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पीएससी के द्वारा भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2010 में पूछा गया है। यहाँ लिखने का इसका पर्पज सिर्फ इतना सा है कि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर, इसी के आधार पर मैंने भी कुछ प्रश्नों को ऐसे ही डिजाइन किया है। तो आप उसे सही से याद करके चलेंगे, क्योंकि वो कई फैक्टों को कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे ही पूछा गया था प्रश्न। अब भोज की बात करें, यहाँ दुर्गावती हैं, समुद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, इधर उज्जैन है, विदिशा, धार और गोंडवाना है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ जो है उनका शासन का क्षेत्र है। तो भोज की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजा भोज ने मांडू यानी कि धार पर शासन किया था, ठीक है। तो ए का 3 होगा, ए में 3 होगा और ये 2 स्थानों पर है। दुर्गावती मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने गोंडवाना में शासन किया था। तो गोंडवाना कहाँ पर है, बी 4 पर है। तो बी में 4 है, यहाँ पर भी 4 दिया गया है। समुद्रगुप्त और अशोक के बारे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अशोक जो हैं उज्जैन के राज्यपाल रहे थे। कब, जब इनके पिता जो बिंदुसार थे वह मगध पर शासन कर रहे थे, तब अशोक उज्जैन में या उज्जैनी के राज्यपाल थे, यानी कि अवंती के, ठीक है। तो ये मतलब डी में 1 आएगा, तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं डी में यहाँ 1 नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपको 3 भी पता है तो चौथा अपने आप मैच कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मांडू विजय
दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसका है? तो ये MPPSC प्री 2020 में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि ये कथन या उक्ति अमीर खुसरो की है। तो इसका राइट आंसर सी है। मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि मैं सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है, ये हमें कम से कम समय में 100 प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। बाकी की यदि आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देते ही रहेंगे, तो उनको भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। मांडू धार जिले में स्थित है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही कथन है। गोंड राज्य की राजधानी कड़ा थी, ये बिल्कुल गलत है। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास है, और जो गोंड राज्य की राजधानी नहीं रही है। आप सभी जानते हैं कि मंडला जो है राजधानी थी। भोपाल राज्य की बात करें तो इसके मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि केवल 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में प्रजा परिषद का गठन कहाँ पर किया गया था? देखिए, प्रजा परिषद की अगर हम बात करें तो प्रजा परिषद जो है किसानों और मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से 1935 में रतलाम में गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ आपको स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता को दिया गया है। देखिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे, और बाकी के आप किताबों से भी याद रख सकते हैं, और आगे आने वाले सेट्स में आपको और भी दिखाई दे जाएंगे। तो सागर की अगर हम बात करें तो सागर से शेख रमजान ने नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल सही है। इंदौर की बात करें तो इंदौर से शहादत खां थे, ये भी सही है। इनके चाचा सरदार खां वो भी इसमें शामिल थे। सुहागपुर की बात करें तो यहाँ से नेतृत्व किया था गरुल सिंह ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेंधवा की अगर हम बात करें तो किशोर सिंह, ये सेंधवा से इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। किशोर सिंह ने जो नेतृत्व किया था ये किया था दमोह से। कहाँ से किया था? हिंडोरिया गढ़ी, दमोह। तो आपको याद रखना है, हिंडोरिया गढ़ी जो कहाँ पर थी? दमोह में। सेंधवा से करने वाले जो नायक थे उनका नाम था भीमा नायक। तो आपको ये भी याद रखना है कि भीमा नायक ने नेतृत्व किया था कहाँ का? सेंधवा से। ठीक है, 1857 की क्रांति में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। गुड़िया शिल्प के लिए ग्वालियर विख्यात है। पहला ये वाक्य दिया गया है। दूसरा वाक्य है कि भीली गुड़िया, यानी कि मतलब जो भीलों के द्वारा बनने वाली गुड़िया है उसके लिए झाबुआ प्रसिद्ध है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य दिया गया है, जिरोती निवाड़ी लोक चित्रकला है। तो जिरोती अगर लोक चित्रकला के बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न उठते हैं, तो जिरोती जो है ये निवाड़ी लोक चित्रकला है, ये बिल्कुल सही है। जिरोती में हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिरोती में जो रक्षाबंधन वाला महीना होता है, जिसे श्रावण मास बोलते हैं, उस महीने में जो हरियाली अमावस्या पड़ती है उसको भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। तो ये दोनों ही जो वाक्य हैं वे बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बधाई क्या है? तो बधाई आप सभी जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है। ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, रेलो गीत ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक व युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? देखिए, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो हैं 2000 प्रश्नों वाली, उनमें भी ऐसे ही प्रश्नों को मैंने कराया है, तो उनमें भी मैच कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप लोग इन वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें नए नए प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, लेकिन एमपी के पर्पज़ से जो हमारी पिछली वीडियो हैं वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो पटवारी हो, एमपी पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एमपी से, उनमें वो सभी प्रश्न डायरेक्टली आए हुए हैं। तो आप वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें रेलो गीत की, तो रेलो गीत जो है ये भील जनजाति के जो युवक और युवतियां हैं उनका पसंदीदा गीत है। तो इसका राइट आंसर सी है। ये प्रश्न साहित्य से है। रानी नागफनी की कहानी
किसकी रचना है। देखिए रचनाएं काफ़ी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और ये विशेष यूनिट में आपको साहित्य और साहित्यकार के बारे में पूछा भी गया है, मतलब बताया भी गया है कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे याद होंगे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा तो डिटेल्स में नहीं बता सकता, लेकिन आपको हम जो पंक्तियाँ बोल रहे हैं उन्हें थोड़े से क्रम में इसी प्रकार याद रखने का प्रयास करें तो आपको परसाई जी की जितनी भी कृतियाँ हैं यानी कि रचनाएं हैं वो सभी याद हो जाएंगी। जैसे परसाई तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे थे, बेईमानी की परत थी, सदाचार का ताबीज था, पगडंडियों का जमाना था, लेकिन शिकायत मुझे भी है जब से उनके दिन फिरे हैं, वो हंसते हैं रोते हैं, अंत में पूछिए परसाई से, तट की खोज में रानी नागफनी की कहानी लिख डाली। इतनी सी ये लाइन है जो मैंने बोली है, इसको आप 1 से 2 बार यहीं बार बार रिवाइज करके सुन लें तो ये आपको याद हो जाएगी। और जब ये याद हो जाएगी तो आप निश्चित तौर पे परसाई जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको याद करना आसान होगा। कैसे करेंगे उसके लिए मैं शॉर्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म किस जिले में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। इनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बीन वादक गुफा की अगर हम बात करें तो ये पचमढ़ी में है, ये बिल्कुल सही है। नीलकंठ महल और नीलकंठ मंदिर दोनों ही मांडू में हैं, ये भी सही है। कला वीथिका की बात करें तो ये ओरछा में है, ये बिल्कुल गलत है। इत्रदार महल ये रायसेन में है, ये बिल्कुल सही है। कला वीथिका की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के कालानुक्रम में सजाइए। देखिए आप इनको काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आपको इनके वर्ष भी याद हों, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम बात करें सांची के स्तूप की तो आप सभी जानते हैं कि ये रायसेन में है, लेकिन ये 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। वहीं बात करें खजुराहो की तो ये 1986 में शामिल हुआ था। और भीमबेटका की बात करें तो ये भी रायसेन में है और ये 2003 में शामिल हुआ था। खजुराहो छतरपुर में है, आप सभी जानते हैं। तो अब आप क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले 1986 में यानी कि खजुराहो के मंदिर 2, ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। दूसरे नंबर पर है सांची के स्तूप, यानी कि 1 नंबर आएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप दूसरा है और तीसरा भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो ऐसे 3 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में जो मिनी चंडीगढ़ है ये नौगांव को कहते हैं। सतपुड़ा की रानी के लिए प्रसिद्ध है पचमढ़ी या हिल स्टेशन भी बोल सकते हैं। जो पचमढ़ी है सोलर सिटी के रूप में ये प्रथम सोलर सिटी है हमारे देश की। सांची, ठीक है। नवग्रह नगरी के नाम से खजुराहो प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है। कौन प्रसिद्ध है, ये खरगोन प्रसिद्ध है, ना कि खजुराहो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। देखिए चरणगंगा नदी की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे क्या, मैं थोड़े से आपको हिंट दे सकता हूं। जैसे 32 पहाड़ियों से घिरा एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है आप याद करके बताएं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व है जिसका, या फिर 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, बताइए। अब तो आप बता ही सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। 1994 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। 32 पहाड़ियों से घिरा ये राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्माझिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखिए कर्माझिरी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित है। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैंने जितनी भी आपके जो भी यूनिट दी गई हैं उनमें जो भी टॉपिक मध्य प्रदेश से संबंधित दिए गए हैं उन सभी को यहाँ कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। साथ में ही कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उनको भी कवर करने का प्रयास किया है। तो ये मान के चलिएगा कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप देखेंगे इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साथ में ही जो
पर्यावरण है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, जनजातियों से संबंधित प्रश्न होंगे, करंट के भी प्रश्न होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप आगे देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को जान लेते हैं। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। आप सभी जानते हैं इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये 2002 में बना था। भारतीय वन्य जीव अधिनियम की बात करें तो ये 1980 में नहीं बना था। ठीक है, कब बना था? तो ये बना है 1972 में। हालांकि 2022 में 22-23 में इसमें संशोधन भी हो चुका है, 22 में हुआ है, तो आप ये भी याद रखेंगे। भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो ये 1927 में बना था, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है? तो आपको दो चीज़ें याद रखना है। एक तो ये कि राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है, दूसरा कान्हा किसली का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है। कान्हा किसली का अनमोल रत्न पूछें तो बारासिंगा याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न पूछें तो आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिलों में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ वह किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं उनका नाम दिया गया है। असरफी हिल की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। असीरगढ़ हिल्स की बात करें, असीरगढ़ पहाड़ियों की बात करें तो ये राजपीपला श्रेणी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अखरानी की पहाड़ियाँ या अखरानी हिल्स की बात करें तो ये मेकाल श्रेणी में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। अखरानी जो पहाड़ियाँ हैं ये राजपीपला श्रेणी में स्थित हैं, ना कि मेकाल श्रेणी में। पचमढ़ी हिल्स की बात करें तो ये महादेव श्रेणी में स्थित हैं, इसको आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगर हम बात करें काली मृदा की तो काली मृदा आप सभी जानते हैं कि जो काली मृदा है ये मालवा के पठार में खूब मिलती है। कछारी मृदा की बात करें तो मध्य भारत का पठार जहाँ पर नदियों के द्वारा मिट्टी का जो है खूब निक्षेपण हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कछारी या जलोढ़ मृदा खूब मिलती है। लाल पीली मृदा की अगर हम बात करें तो ये जो है बघेलखंड में पाई जाती है, ये पिछली बार प्रश्न भी था, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा की बात करें तो ये बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। लेटराइट मृदा दक्षिण में अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट उसमें थोड़ी सी मिलती है, और उत्तर की बात करें मध्य भारत के पठार में जो मंदसौर और नीमच है वहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। मलाज खंड एक तरफ आपको खदान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ वह जिस धातु से संबंधित हैं, जिस खनिज से संबंधित हैं उनका नाम दिया गया है। मलाज खंड की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बालाघाट में ये स्थित खदान है और ये तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारवेली या भरवेली ये भी बालाघाट में है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। पिपरा की बात करें तो ये कोरंडम के लिए प्रसिद्ध है, और रामखेरिया ये हीरा की प्रसिद्ध खदान है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए का 4 है और फिर बी का 1 है, तो बी का 1 है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र में नहीं आता है? सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो पेंच घाटी, कान्नन घाटी, पाथरखेड़ा, तवा घाटी और मोहपानी ये सभी जो हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जोहिला ये मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, ये दतिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इन प्रश्नों को या ऐसे रूप में प्रश्नों को रखने का उद्देश्य मेरा एक तो ये है कि डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे आपको यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आपको जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो अंदर से जो है कॉन्फिडेंस होगा। साथ में ही दूसरा उद्देश्य ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको कवर करा सकूं, तो ये इन्हें आप इसी रूप में याद रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश वित्त निगम है इसकी स्थापना कब होती है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में कहाँ बनता है? इंदौर में। आपको ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है, ना कि भोपाल में, ठीक है। बाकी के मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अगर हम बात करें तो ये 1961 में, कब? 1961 में ये भोपाल में है, बनता है। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के गठन की अगर हम बात करें तो ये भी भोपाल में होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भोपाल में तो है ही है, लेकिन
1969 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की बात की जाए तो ये 1965 में बनता है, यानी कि इसका गठन होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए का 4 होगा, 2 स्थानों पर है मध्य प्रदेश लघु उद्योग यानी कि बी का जो है 1961, बी की जो स्थापना है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की 1961 में है, तो 1961 के हिसाब से बी में 3 आएगा और 3 यहाँ पर एक ही स्थान पर है, आगे भी मिला लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में है, तो सी का 1। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसकी स्थापना 1965 में है, यानी कि डी का 2। तो इस हिसाब से प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न परियोजनाओं की स्थिति पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। एक दिया गया है राणा सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है जवाहर सागर। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों ही जो परियोजनाएं हैं ये चंबल नदी पर स्थित हैं। पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा या कौन से मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि राणा सागर की अगर हम बात करें तो ये जो रावत भाटा सुना होगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, इसलिए ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आप मध्य प्रदेश में ये स्थित नहीं समझेंगे। गांधी सागर की बात करें तो ये भानपुरा तहसील जो मंदसौर है ये वहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर आप सभी जानते हैं कि कोटा बैराज यानी कि माफ कीजिएगा राजस्थान का कोटा जिला, तो यहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में स्थिति के हिसाब से गांधी सागर एकमात्र है, यानी कि केवल 2 सही है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। बाकी के संगत होंगे 3 और 1 असंगत होगा। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, ये बिल्कुल सही है। तेजाजी का मेला गुना में लगता है, ये भी सही है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, ये भी सही है। नागाजी का मेला भिंड में लगता है, ये बिल्कुल गलत है। ये लगता है कहाँ पर, पोरसा में, और पोरसा कहाँ पर है, मुरैना जिला में है। तो ये जो है नागाजी का मेला यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो आप सभी जानते हैं बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 27.6 शहरी जनसंख्या है, अगर हम 100 में से घटाएं तो ये जो है 72.4 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर की तो ये आप सभी जानते हैं कि 59.24% है। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो 78.73% है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें लगभग में पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या मानेंगे, 60%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर 3 जिले कौन से हैं। सर्वाधिक साक्षर, हालांकि यहाँ पे घटते क्रम में नहीं पूछा गया है तो आप उसे भी याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षर है जबलपुर, कितना है, 81.1%। आप ये भी याद रख सकते हैं। इंदौर दूसरे नंबर पर आता है, ये कितना है, 80.9%, और भोपाल तीसरे पे आता है 80.4% के साथ। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर डी है, लेकिन मलखंभ से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन्हें आप आगे कवर करेंगे। देखते हैं, देखिए राजकीय खेल के रूप में मलखंभ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये घोषणा इसकी कब की गई थी, तो 10 अप्रैल 2013 को। इससे संबंधित एक अकेडमी है, कहाँ पर, उज्जैन में, और इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, प्रभास जोशी सम्मान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रभास जोशी के नाम पर दिया जाता है। मलखंभ के केंद्रों की बात करें मध्य प्रदेश में 14 हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलखंभ वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मलखंभ जो केवल पुरुषों के लिए होता है, हैंगिंग मलखंभ ये केवल पुरुषों के लिए होता है, और शेप मलखंभ ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये महिलाओं के लिए होता है। आप इतना याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य प्रदेश में कितनी रियासत शामिल थीं। विंध्य प्रदेश की बात करें तो आप उससे पहले जानेंगे कि इसकी रियासत कितनी थीं जिन्हें शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 38 थीं। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आइए देखते हैं। ये जो हैं 1947 से 1956 तक की जो मध्य प्रदेश था, आज का मध्य प्रदेश, उसकी स्थिति
47 से 56 तक क्या थी इसके बारे में बताती है। तब ये पार्ट ए स्टेट में बटा था, पार्ट बी में बटा था, पार्ट सी में बटा था और भोपाल स्टेट स्वतंत्र रूप से अलग था। पार्ट ए की स्टेट की बात की जाए तो इसको कहते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रांत। पार्ट बी को मध्य भारत कहते थे। पार्ट सी विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और भोपाल जो स्टेट है ये पार्ट सी के ही अंतर्गत अलग था। पार्ट ए की जो राजधानी है ये पूछी जाती है, नागपुर थी। पार्ट बी यानी कि मध्य भारत की राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर, 6 महीने के लिए ग्वालियर रहा करती थी। पार्ट सी यानी कि विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी और भोपाल की राजधानी भोपाल थी। अगर हम बात करें इसमें कितनी रियासतें थीं, ये 15 और पार्ट बी में यानी कि मध्य भारत में 25, विंध्य प्रदेश में 38 और भोपाल एकमात्र रियासत थी। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं, आप इन्हें याद रख के चलेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वर्षा होती है अरब सागर शाखा से, बंगाल की खाड़ी से या फिर ए और बी दोनों से। तो आप सभी जानते हैं कि ए और बी दोनों से ही होती है, लेकिन अरब सागर से अधिकांश वर्षा मध्य प्रदेश प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह रहे हैं, बीसी शुक्ला ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। डीपी मिश्र की बात करें यानी कि द्वारका प्रसाद मिश्र ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है श्योपुर ... ये किस जनजाति से बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप सभी जानते हैं श्योपुर है, शिवपुरी है, इसमें सहरिया जनजाति अधिकांश पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हलवा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि जो हलवा जनजाति है ये मुख्य रूप से बालाघाट जिले में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो गोधारिन कही जाती हैं कौन सी महिलाएं होती हैं, गुदना कलाकार, ठीक है, जो गोदने का काम करती हैं, जो गुदना कलाकार होती हैं उनको गोधारिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा है, पचमढ़ी में या पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं। जो पचमढ़ी में रहते हैं कोरकू जनजाति के लोग उन्हें कहते हैं बंदोरिया। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित का गठन किस वर्ष किया गया था। तो मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित का गठन 2012 में किया गया था। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है जनजातीय नृत्य और उनकी जनजाति का सही मिलान चिन्हित करें। थाप्ती ये भीलों का होता है, गलत है। तहेंगी नहीं है, यहाँ लेंगी होगा, ये जो है सहरिया का होता है, सहरिया जनजाति के लोग नृत्य करते हैं। कोरकू का होता है, ये बिल्कुल गलत है। भगोरिया सहरिया का होता है, ये भी गलत है, आप सभी जानते हैं कि भीलों में है। कर्मा और सैला ये गोंडों का होता है या गोंडसी जो है इनका होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति के लोग वन देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं। तो जो बैगा जनजातियां होती हैं उनमें ऐसी मान्यता है कि उन्हें वन देवी यानी कि बंजारिन माई जंगली खतरों से विशेष करके जानवर, आग इत्यादि से उनकी रक्षा करती हैं, इसलिए उनको बंजारिन माई के रूप में पूजा की जाती है। कौन करते हैं, बैगा जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना ये मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तो ये जो है 338 का में हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अनुच्छेद 243 घ अगर हम बात करें तो ये जो है जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया है। यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगले 50 प्रश्नों को हम थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ना हो पाए। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। साथ में ही आप अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और आप अपने दोस्तों से या फिर अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान देने लायक है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए आपको 2-3 प्रश्न आएंगे यहाँ से जो बनते हैं आपसे
कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जो जनजाति हैं उनकी कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो आप याद रखेंगे 21.1% या 21.1%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या का, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आप याद रखेंगे 8.63%। लेकिन वहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की आदिवासी जनसंख्या, यानी कि पूरे भारत की एसटी जनसंख्या का मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या से अनुपात क्या है, तो आप याद रखेंगे 14.64%। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस जनजाति की है? आप सभी जानते हैं कि एसटी की जो साक्षरता है मध्य प्रदेश में 50.6% है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर हम सबसे साक्षर जनजाति की बात करें तो इसका नाम है प्रधान जनजाति। राइट आंसर इसका बी होगा। अगर हम जिलों में सर्वाधिक पूछें तो आप याद रखेंगे कि बालाघाट जिले में जनजातियों की सर्वाधिक साक्षरता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ादेव की अगर हम बात करें तो ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, जोवट के भील किस प्रकार की दरियां बनाते हैं? तो जोवट के जो भील हैं ये पुंजा दरियां का निर्माण करते हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित समुदायों पर विचार कीजिए। पहला है कीर समुदाय, दूसरा है पारधी समुदाय, तीसरा है अगरिया समुदाय। अब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा या कौन से समुदाय भारत सरकार की अधिसूचना 8/1/2003 के द्वारा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर दिए गए हैं, यानी कि उन्हें एसटी की जो सूची है उससे हटा दिए गए हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे। एक है कीर, दूसरा है पारधी और तीसरा है मीना, ठीक है। मीना ये भोपाल, रायसेन इत्यादि की जो जनजाति थी पहले, उसको हटा दिया गया है। तो इसमें अगरिया जो है विलोपित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर केवल 3 होगा। केवल 3 कहाँ पर है? ये जो है केवल 3 ए में है। माफ़ कीजिएगा, ये केवल 3 ऐसे हैं जो शामिल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पूछा ये गया है कि विलोपित कौन कौन से किए गए हैं। तो इसमें केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ना कि ए। आप ये कर भी सकते थे, गलती से हो गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ कब स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर। जबलपुर जो है ये हमारा हाईकोर्ट है। तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है? साहीवाल गाय है, गिर गाय भी आपने सुनी होगी, थारपारकर ये भी गाय है। लेकिन अगर हम मेहसाणा बात करें तो ये गुजरात में एक स्थल है जहाँ पर मेहसाणा एक नगर भी है गुजरात का, तो वहाँ ये प्रसिद्ध है अपने भैंसों की प्रजाति के लिए। मेहसाणा भैंस की प्रजाति का नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे कम समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहले अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे कम समय तक रहने वाले थे तेजलाल टेम्बरे। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी की जहरीली गैस को निष्प्रभावी करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो देख लिया, आप सभी जानते हैं मिसाइल आइसोसाइनाइट का जो फैलाव हुआ था, इसके लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, स्फटिक शिला जिस पर भगवान श्री राम के पद चिन्ह अंकित हैं, ये किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये चित्रकूट में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ मेले का आयोजन समय निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है बृहस्पति पर। जिसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सम्मेलन भोपाल में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। इसका जो शुभारंभ है ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये 7वां है। और पहला जो हुआ था ये सांची में हुआ था 2012 में। तो आप याद रखेंगे कि एक कथन इसमें केवल सही है। तो इसका राइट आंसर ए है।
अगला प्रश्न है, देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। देखिए करंट के प्रश्न शामिल किए हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न शामिल किए हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। देखिए दो अभ्यारण्य नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। आप याद रखेंगे, ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किसे पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए बैगा जनजाति से आने वाली एक महिला हैं जिनका नाम है लहरीबाई, जो डिंडोरी जिले से आती हैं। इन्हें ये जो है सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक सीड बैंक की स्थापना की है जिसमें 150 से अधिक मोटे अनाजों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट से संबंधित है। 5वें हेली शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन खजुराहो में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 5वें हेली शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने अगर इसे देखा होगा तो आप समझेंगे कि ये प्रश्न आ भी चुके हैं कई एग्जाम में। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश के या भारत के अगर हम बात करें तो दो शहर, एक है कोझिकोड जो केरल में है, ये साहित्य के लिए शामिल किया गया है। दूसरा है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का जो संगीत नगरी के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं गोपाल भार्गव जी को इस विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उमंग सिंगार आप सभी जानते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये अध्यक्ष बने हैं इस विधानसभा के। और साथ में ही जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ल जी ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो इसके बीच में स्थित है मालवा का पठार। आप सभी जानते हैं। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे इसके लिए हमने आगे बताया है, वहां पे आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्हें जो है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो राइट आंसर इसका बी है। खोसला समिति का संबंध किससे है। खोसला समिति की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा विवाद से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, बीना और धसान ये किसकी सहायक नदियां हैं। बीना और धसान आप सभी जानते हैं ये बेतवा की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर सी है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग 2007 में बना था। तो इसके राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसलों में आप सभी जानते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन ये सभी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चना, सरसों, गेहूँ, बरसीन इत्यादि ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अगर हम बात करें पहले की तो पहले में चाहे क्षेत्रफल में पूछे चाहे प्रतिशत में बालाघाट है और सबसे अंतिम ये उज्जैन है। ठीक है, ये सबसे अंतिम है चाहे दोनों ही स्थिति में। लेकिन हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये श्योपुर है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। टेपा समारोह ये उज्जैन में होता है, ये बिल्कुल सही है। भोज समारोह धार के मांडू में होता है, ये भी सही है। आमिर खान समारोह इंदौर में होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह ये ग्वालियर में होता है, गलत है। ये कहाँ पर होता है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, धनतेरस से दीपावली तक तुलसी उत्सव का आयोजन किस नदी के तट पर होता है। ठीक है, तो तुलसी उत्सव की अगर हम बात करें तो ये चित्रकूट में एक नदी है मंदाकिनी जिसके तट पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। मुंज सागर ये धार में है, ग्वाल सागर टीकमगढ़ में है, माधव सागर शिवपुरी में है, धर्म सागर ये सागर में नहीं है, पन्ना में है। तो आपको ये याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थल को वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया था। देखिए 2022 में 3 स्थलों को शामिल किया गया था। 2 इंदौर में है, यशवंत सागर और सिरपुर तालाब, और एक शिवपुरी में है। ठीक है, एक शिवपुरी में है सांख्य सागर। लेकिन अगर हम बात करें लाखा बंजारा ये झील है, ये सागर में स्थित है, लेकिन इसे अभी तक रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एमपी पटवारी 2000 जो अभी 22-23 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछे गए थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थलों में से, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले से कैमूर श्रेणी शुरू होती है। तो आप सभी जानते हैं ये जबलपुर से होती है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है महेश्वर जल विद्युत परियोजना, तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूरब में क्रमबद्ध रूप से सजाइए। देखिए मेकाल, राजपीपला और महादेव ये तीनों ही सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित हैं, यानी कि उनके ही विखंडन हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला में अगर हम सबसे पश्चिमी की बात करें तो शुरू होती हैं ये राजपीपला पर्वत श्रेणी से, फिर बीच में यानी कि मध्य में महादेव श्रेणी है और अंत में मेकाल श्रेणी है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व का विस्तार देखें तो राजपीपला सबसे पहले है, उसके बाद में महादेव आती है। तो महादेव यानी कि माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले है राजपीपला यानी कि 2 ये वाली, और तीसरे पर है महादेव यानी कि मध्य में महादेव श्रेणी है, और लास्ट में है मेकाल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अंकुर, अलंकार और गौरव ये किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है। अंकुर, अलंकार, अहिल्या, गौरव, प्रतिकार इत्यादि पूछें तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, और ये सोयाबीन की प्रसिद्ध किस्में हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला रणजी खिताब है जो जीता है, अभी तक एक ही बार जीती है, इसलिए आप याद रखेंगे। और ये हराया था मुंबई को, सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने ये खिताब जीता है। आदित्य जोशी को आप याद रखेंगे जो इस टीम के कप्तान थे मध्य प्रदेश की। और कोच की बात करें तो चंद्रकांत पंडित हमारे कोच थे। तो कप्तान आदित्य श्रीवास्तव है ना, और कोच चंद्रकांत पंडित है ना। अगला प्रश्न है, आदित्य जोशी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। आदित्य जोशी की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय किस स्टेडियम में स्थित है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो अगर हम बात करें कालिदास के ऐसा ग्रंथ जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है तो उसका नाम है मेघदूतम, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर से कुछ करंट के प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से किस शहर में मध्य प्रदेश की पहली सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो ये की जा रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप 4 स्टार लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, 24 से 28 जनवरी के मध्य राज्य स्तरीय वन मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए 24 से 28 जनवरी के मध्य राज्य लघु जो वनोपज संघ है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था, भोपाल में है ना, तो इसका राइट आंसर डी है। और ये भी याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भी भोपाल में ही आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये सामान्य सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर डी है, आप सभी जानते हैं। देखिए आप अगर PDF प्राप्त करेंगे तो इसमें कुछ और फैक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे बुरहानपुर और ये बिंद का पठार इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं इनको अभी कवर नहीं करा सकता क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तिरुकोटा पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है। तिरुकोटा पर्वत ये इस हिसाब से सतना में है, वैसे मैहर में है। ठीक है, इसी पर्वत पर माँ शारदा का मंदिर है। बाकी की आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो नर्मदा घाटी, अभी थोड़ी देर पहले मालवा का पठार पूछा गया था, और यहाँ पर ये नर्मदा की घाटी है, आप सभी जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में नर्मदा घाटी स्थित है। लेकिन आइए देखते हैं कुछ इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम कुछ इस प्रकार है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, देखिए अभी मैंने बताया भी था।
उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछें तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जो शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है वह है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो मालवा का पठार मिलेगा, फिर उसके नीचे देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और उसके बाद है नर्मदा नदी घाटी, फिर आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर ताप्ती नदी घाटी और लास्ट में अजंता की श्रेणी जो महाराष्ट्र में पड़ती है। तो इनका क्रम बार बार पूछा जाता है, आप इन्हें 1 से 2 बार देख के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं सिगारी की चोटी है। बाकी के अन्य चोटियों को जो मध्य प्रदेश में बार बार पूछी जाती हैं आप इन्हें इसी क्रम में याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2021 में चिन्नौर चावल जो मध्य प्रदेश का कृषि में प्राप्त पहला जीआई टैग है ये किस जिले से संबंधित है। तो चिन्नौर चावल की बात करें तो ये बालाघाट में या बालाघाट से है, तो इसका राइट आंसर बी है। ये मध्य प्रदेश का कृषि में प्राप्त पहला जीआई टैग है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम बात करें नियुक्ति और पदमुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीवी रेगे थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें, देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी ये अध्यक्ष और सदस्यों की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये कथन गलत है। गलत क्या है, नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन पदमुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें, एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ खेल है। नैन्सी जैन ये खो खो की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। मनीषा कीर मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर हैं। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी करती हैं। आद्या तिवारी तीरंदाजी नहीं करती। आद्या तिवारी का संबंध सॉफ्ट टेनिस से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें, एक तरफ दिए गए हैं आपको स्टेडियम, दूसरा है स्थान। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये जबलपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम की बात करें देवास में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। तो इस हिसाब से हमारे ये 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको यथा समय पर मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।